हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 का टॉपिक है वर्क ऑफ एक्सपांशन इन डिफरेंट कंडीशंस। यह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले लेक्चर्स में हमने वर्क ऑफ एक्सपांशन पढ़ा था और वर्क ऑफ एक्सपांशन जो था वो हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि वर्क ऑफ एक्सपांशन अर्थात प्रसार कार्य की हमने गणना की थी और इस गणना के लिए हमने यह अज्यूम किया था, यह माना था कि माना एक सिलेंडर में गैस की कुछ मात्रा भरी हुई है तथा गैस का दाब P है। फिर हमने ये माना कि गैस में जो पिस्टन फिट है उस पिस्टन को स्थिर रखने के लिए, उसकी पोजीशन को स्थिर रखने के लिए माना उस पर बाह्य बल F हम अप्लाई करते हैं, विरोधी बल F अप्लाई करते हैं और इस विरोधी बल का मान जो है, विरोधी बल अर्थात विरोधी दाब का मान, विरोधी बल के रूप में विरोधी दाब जो है उसके मान की हम गणना कुछ इस प्रकार करते हैं कि जो विरोधी दाब है वो विरोधी दाब किसके बराबर होता है, वह विरोधी दाब फोर्स पर यूनिट एरिया अर्थात विरोधी बल और जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन का, उसके बराबर होता है। तो हम जो विरोधी दाब या विरोधी बल है उसको इतना लगाते हैं कि वो गैस के दाब के बराबर हो जाए अर्थात पिस्टन हमारा स्थिर अवस्था में रहे। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट कंडीशन में कि हम जो विरोधी दाब है वो विरोधी दाब चूंकि अभी गैस के दाब के बराबर है, अब हम इस विरोधी दाब के मान में अनंत सूक्ष्म कमी dP कर देते हैं। अनंत सूक्ष्म कमी कर दाब के मान में कर देने पर क्या होगा, पिस्टन जो है वो अनंत सूक्ष्म दूरी dl से ऊपर की तरफ खिसक जाता है और अनंत सूक्ष्म दूरी dl से खिसकने के कारण गैस के आयतन में भी अनंत सूक्ष्म वृद्धि होती है, dV वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गैस के द्वारा अनंत सूक्ष्म प्रसार कार्य किया जाता है, जिसकी गणना हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि किया गया कार्य वर्क इज इक्वल टू dW या अनंत सूक्ष्म कार्य प्रसार कार्य dW इज इक्वल टू P माइनस dP अर्थात गैस पे जो हमने विरोधी दाब P लगाया था उसमें अनंत सूक्ष्म कमी dP करने पर जो हमारा दाब हो गया वह हो गया P माइनस dP इंटू A इंटू DL। A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन है अर्थात पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तथा DL तय की गई दूरी है और A इंटू DL चूँकि dV अर्थात चेंज इन वॉल्यूम होता है और इस प्रकार से हमने प्रसार कार्य की गणना dW इज इक्वल टू P dV के लगभग बराबर हमने प्राप्त कर ली थी। फिर हमने यह कहा कि यह जो अनंत सूक्ष्म कार्य है इसको हम जो वॉल्यूम है अर्थात आयतन में परिवर्तन है, प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन तक का जो परिवर्तन है उसका यदि हम समाकलन करें, विभिन्न अंतिम आयतन तथा प्रारंभिक आयतन की सीमाओं में समाकलन करें तो हमें कार्य का मान प्राप्त हो जाता है और यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ द dV अर्थात dW का समाकलन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2 अर्थात V1 से V2 सीमाओं के अंदर समाकलन किसका P इंटू dV का, है ना। तो इस प्रकार से हमने जो वर्क है वो उसको ऑब्टेन कर लिया था क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू W एंड हमारा कार्य जो है वो हमें प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2 P dV। आज हम अब इससे नेक्स्ट जो कार्य है उसको, जो कार्य विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, विभिन्न परिस्थितियों के जो कार्य हैं उनको पढ़ेंगे। केस फर्स्ट अर्थात पहली कंडीशन, व्हेन अपोजिंग प्रेशर इज कांस्टेंट, यदि अप्लाइड जो प्रेशर है, हमने जो विरोधी दाब गैस के पिस्टन के ऊपर जो दाब लगाया था, बाह्य बल लगाया था अथवा दाब लगाया था, यदि उस बाह्य दाब के मान को हम स्थिर कर दें, बाह्य दाब के मान को स्थिर कर देंगे तो जो हमारा वर्क है वो वर्क भी स्थिर हो जाएगा और वर्क की क्या वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू हम निम्न प्रकार से निकालेंगे। हम ये पढ़ते हैं इसमें कि इफ़ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अपोजिंग प्रेशर यदि कांस्टेंट स्थिर हो जाता है, देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तब इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P। अब चूँकि पहले P जो था वो समाकलन चिन्ह के अंदर था, अब P चूँकि स्थिर हो गया है इसलिए इसको समाकलन चिन्ह के बाहर ले आए हैं अर्थात P का अब समाकलन अर्थात अपोजिंग प्रेशर का अब समाकलन इंटीग्रेशन नहीं होगा।
तो इसको हमने बाहर रख दिया और हमने फिर इंटीग्रेशन किया विद इन द लिमिट्स v1 टू v2 ऑफ dv। हमने dv का समाकलन किया v1 से v2 सीमाओं के मध्य। तो जब v1 से v2 सीमाओं के मध्य dv का समाकलन किया जाता है तो इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, v2 माइनस v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज v2 माइनस v1। और v2 माइनस v1 को हम क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v, अर्थात आयतन में परिवर्तन। तो इस प्रकार से हमें कार्य का मान प्राप्त हो जाता है W इजक्वल टू P इंटू डेल्टा V, अर्थात जब अपोजिंग प्रेशर अर्थात विरोधी दाब का मान स्थिर हो तब कार्य का मान जो है वो हमें W इजक्वल टू P इंटू डेल्टा V के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हम अगली कंडीशन केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 अर्थात अगली कंडीशन सेकंड जो है वो यह होगी व्हेन अपोजिंग प्रेशर इज 0, यदि विरोधी दाब का मान 0 हो जाए। अब यदि विरोधी दाब का मान 0 हो जाएगा तो चूंकि कार्य जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विरोधी दाब इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दो फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा है। और चूंकि हम विरोधी दाब को अगर 0 कर देंगे तो विरोधी दाब जब 0 हो जाएगा तो देखिए विरोधी दाब 0 होने का मतलब जो पिस्टन है उस पिस्टन पर विरोधी दाब हम कुछ नहीं लगा रहे तो गैस अपने प्रेशर के कारण मुक्त प्रसार करेगी, है ना। विरोधी दाब 0 हो जाएगा तो मुक्त प्रसार अर्थात निर्वात के विरुद्ध प्रसार करेगी और इस प्रकार का प्रसार जो होता है इस प्रसार में किए गए कार्य का मान हमेशा 0 हमें प्राप्त होता है। तो क्योंकि हमें समीकरण से भी देख सकते हैं कि यदि अपोजिंग प्रेशर का मान 0 होगा, P इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ हम P इक्वल टू 0 यहाँ समीकरण में मान रख देंगे W की समीकरण में, तो W इक्वल टू 0 इंटू डेल्टा V, अर्थात कुल कार्य का मान भी हमारा 0 हो जाता है। और इस प्रकार जो कार्य होगा वह कार्य निर्वात के विरुद्ध प्रसार कार्य कहलाता है, अर्थात फ्री एक्सपांशन, अर्थात गैस जो है वो मुक्त प्रसार करती है। इस तरह का जो एक्सपांशन अर्थात प्रसार जो होता है वो क्या कहलाता है, मुक्त प्रसार। तो इस प्रकार यदि अपोजिंग प्रेशर का मान 0 होता है तो गैस मुक्त प्रसार करती है। इसके बाद हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं। केस थर्ड, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, गैस का जो आयतन है उसका मान स्थिर हो जाए, अर्थात गैस के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। गैस के आयतन में कोई परिवर्तन ना होने का मतलब तंत्र हमारा कैसा हो गया, आइसोकोरिक, अर्थात सम आयतनिक तंत्र जब हो जाते हैं तो उसमें आयतन का मान हमेशा जो होता है वो स्थिर रहता है, अर्थात वॉल्यूम का मान कांस्टेंट होता है। एंड वैल्यू ऑफ dV अर्थात चेंज इन वॉल्यूम, dV इज व्हाट, इट इज चेंज इन वॉल्यूम, अर्थात वॉल्यूम में परिवर्तन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वॉल्यूम में परिवर्तन का मान अगर 0 हो जाता है अर्थात चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V का मान 0 यहाँ हम पुट कर दें वर्क की इक्वेशन में, तो हमारा वर्क हो जाएगा W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू P इंटू 0 इज इक्वल टू 0, वर्क का मान 0 हो जाता है। अर्थात यदि वॉल्यूम का मान कांस्टेंट है तो कार्य का मान भी 0 होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं केस फोर्थ, अर्थात कंडीशन फोर्थ कंडीशन, व्हेन अपोजिंग प्रेशर आल्सो चेंजेस, अर्थात जो विरोधी दाब है उसका मान भी परिवर्तित होता हो। आयतन तो परिवर्तित होता ही है, साथ में विरोधी दाब का मान भी परिवर्तित होगा। और यदि विरोधी दाब का मान भी परिवर्तित हो अर्थात चर हो, तब हम क्या करेंगे कि when opposing pressure is also variable then by using relation of P and V, अर्थात जब विरोधी दाब का मान भी परिवर्तित हो तो P और V के ज्ञात संबंध के द्वारा एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इंटू V, अर्थात विभिन्न P के मान, विभिन्न दाबों के मान आयतन में हम रखेंगे और आयतन में रखकर हम कार्य की गणना कर लेंगे उसी समीकरण द्वारा। कौन सी समीकरण, dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स v1 टू v2 pdv के द्वारा हम कार्य की गणना कर लेंगे। और फिर वो जो वर्क है उसको हम क्या करेंगे, आलेखित करेंगे, प्लॉट करेंगे, और प्लॉट भी करेंगे और साथ में उसको इंटीग्रेट भी करेंगे, अर्थात समाकलित भी करेंगे समीकरण को। कार्य की जो समीकरण है उसके द्वारा हम
वर्क जो है उसको समाकलित करके हम किए गए कार्य का मान का समाकलित रूप ज्ञात कर लेते हैं। और इसको ज्ञात करने का एक अलग अन्य तरीका भी है कि वर्क कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आइसोथम्स, अर्थात जो समतापी वक्र हैं, आइसोथम्स यानी समतापी वक्र के द्वारा भी हम कार्य के मान की गणना कर सकते हैं। कार्य के मान की गणना समतापी वक्र के द्वारा कैसे करेंगे? अर्थात स्थिर ताप पर हम दाब एवं आयतन के मध्य आलेख अर्थात ग्राफ खींचेंगे। हम विभिन्न दाबों और विभिन्न आयतनों के मध्य ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचकर जो ग्राफ है उस ग्राफ का जो शेडेड एरिया है अर्थात छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे और ये क्षेत्रफल अर्थात ये एरिया का मान जो है वो किए गए कार्य के बराबर होगा। मान लीजिए गैस प्रारंभ में जब प्रसार कर रही है उससे पहले प्रारंभ में गैस का जो दाब है वो P1 और आयतन कितना है V1 है। अब गैस ने प्रसार करना शुरू किया क्योंकि हमने विरोधी दाब का मान कम कर दिया। विरोधी दाब का मान कम करके हमने कितना कर दिया? विरोधी दाब का मान हमने P2 कर दिया और विरोधी दाब का मान P2 करने से गैस जो है वो प्रसारित होकर गैस का आयतन कितना हो गया? V1 से बढ़कर V2 हो गया। अर्थात प्रारंभिक स्थिति में गैस का दाब P1 आयतन V1 था और अंतिम स्थिति में प्रसार के बाद गैस का दाब P2 व आयतन V2 हो गया। अर्थात प्रसार की स्थिति में गैस का अपोजिंग प्रेशर अर्थात विरोधी दाब कितना हो गया? P2। और हमेशा प्रसार कार्य की गणना या गैस के जो कार्य है उस कार्य की गणना हमेशा अपोजिंग प्रेशर अर्थात विरोधी दाब के विरुद्ध ही की जाती है। तो हमारा जो गैस है वो कितना एक्सपांड करेगी? P2 प्रेशर तक यह प्रसार करेगी। तो इस प्रकार से हम प्रसार कार्य की गणना यह ग्राफ जो है इसको खींचकर और छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकाल कर हम गैस के प्रसार कार्य की गणना कर लेते हैं। अब मान लीजिए जो गैस हमारी P1 V1 प्रारंभिक कंडीशन से P2 V2 अंतिम कंडीशन तक आ गई, फाइनल कंडीशन तक आ गई और प्रसारित हो गई और प्रसार होकर गैस का अंतिम आयतन में अंतिम दाब हो गया P2 V2। अब हम इस कंडीशन में आके गैस को फिर से संपीड़ित करना चाहेंगे। अब गैस को संपीड़ित करना चाहेंगे तो गैस के संपीड़न के लिए उसका प्रारंभिक दाब एवं आयतन कितना होगा? P2 V2। प्रारंभिक दाब एवं आयतन हो गया P2 V2 और अब हम इसको संपीड़ित करेंगे हम P1 दाब के विरुद्ध अर्थात कितना दाब हम लगा देंगे इस पर? P1। P2 से बढ़ाकर हमने इसका दाब कर दिया P1, तो P1 दाब कर दिया दाब बढ़ा दिया तो आयतन हो गया V2 से घटकर V1। अर्थात प्रारंभिक संपीड़न की प्रारंभिक स्थिति में तो गैस का दाब P2 और आयतन V2 था तथा अंतिम स्थिति में संपीड़ित होकर गैस का अंतिम स्थिति में दाब P1 और आयतन V1 हो गया। अर्थात यहाँ विरोधी दाब कितना हो गया? P1। जितना विरोधी दाब होता है उतना ही गैस प्रसार अथवा संपीड़न करती है। तो यह हो गया कि इस कंडीशन में संपीड़न की स्थिति में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का हो गया। P2 V2 ये प्रारंभिक स्थिति हो गई संपीड़न की और अंतिम स्थिति हो गई P1 V1 ये, ठीक है। तो गैस ने कितने V2 आयतन से संपीड़ित होकर गैस V1 आयतन तक संपीड़ित हुई है, स्टार्ट हुआ V2 आयतन से संपीड़न स्टार्ट हुआ और कहाँ तक संपीड़ित हुई? V1 तक संपीड़ित हुई और कितने दाब के विरुद्ध? अपोजिंग प्रेशर P1 के विरुद्ध हुई। तो इसमें किया गया जो कार्य है वो किया गया कार्य जो शेडेड क्षेत्रफल है अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के द्वारा किए गए कार्य की गणना हम कर लेते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है कि जो प्रसार कार्य है वो प्रसार कार्य के लिए जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का मान संपीड़न कार्य की तुलना में कम प्राप्त होता है। अर्थात जो संपीड़न कार्य है उसमें हमेशा कार्य का जो मात्रा है वो ज़्यादा प्राप्त होती है, परंतु संपीड़न कार्य जो होता है वो नेगेटिव होता है अर्थात ऋणात्मक होता है, क्योंकि संपीड़न में परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है जबकि प्रसार में
तंत्र जो है, गैस जो है वो परिपार्श्विक पर कार्य करती है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ P1 V1 जो गैस का प्रारंभिक आयतन और दाब था। अब गैस ने प्रसार किया और प्रसार करने से गैस का अंतिम आयतन हो गया P2 V2 और अंतिम दाब हो गया P2। तो गैस कितना प्रसार करेगी, जितना P2 दाब होगा उतना प्रसार कर लेगी है। अब हमने गैस को फिर से संपीड़ित करना शुरू किया तो संपीड़न के लिए प्रारंभिक अवस्था हो गई P2 V2 और अंतिम अवस्था जो है संपीड़न करके हमने अंतिम अवस्था कितनी प्राप्त कर ली, P1 V1। तो इस प्रकार से गैस पर हमने कार्य किया, यानी सराउंडिंग ने, परिपार्श्विक ने तंत्र पर कार्य किया संपीड़न के दौरान, और जबकि प्रसार के दौरान क्या होगा, प्रसार के दौरान गैस अथवा तंत्र कार्य करता है परिपार्श्विक पर। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। अब आते हैं कि जो एक्सपांशन, वर्क ऑफ एक्सपांशन है अर्थात प्रसार कार्य है, उसकी गणना हमने किस तरह से की, उसकी गणना करी हमने। इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड कर्व, अर्थात जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है फर्स्ट कर्व का, उसके बराबर होगा प्रसार कार्य। प्रसार कार्य की गणना हम इसके द्वारा कर लेते हैं, जो हमने पहले देखा था। देखिए पहले हमने अर्थात प्रसार की कार्य की गणना हम जो फर्स्ट कर्व है, इस फर्स्ट कर्व के छायांकित भाग के क्षेत्रफल के द्वारा हमने प्रसार कार्य की गणना कर ली, और जो संपीड़न कार्य है उसकी गणना हम सेकंड कर्व अर्थात द्वितीय कर्व के छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर के द्वारा कर लेंगे, अर्थात इसके बराबर कार्य जो संपीड़न कार्य है वो हमें प्राप्त होगा। देखिए इन कंप्रेशन संपीड़न में द इनिशियल स्टेट इज P2 V2, प्रारंभिक अवस्था है P2 V2 एंड फाइनल स्टेट इज P1 V1 और अंतिम अवस्था है P1 V1। अतः इफ अपोजिंग प्रेशर, और यदि अब विरोधी दाब का मान क्या होगा, विरोधी दाब हमेशा फाइनल प्रेशर होता है, इट इज P1। सो द वर्क ऑफ कंप्रेशन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड कर्व, अर्थात संपीड़न का जो कार्य है वो हमेशा शेडेड कर्व जो सेकंड है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार हम संपीड़न कार्य की गणना भी कर लेते हैं दोनों के कार्य के द्वारा। अब हम इसको ब्रीफ में देखते हैं कि वर्क ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न कार्य क्या हुआ कि इन कंप्रेशन संपीड़न में सराउंडिंग वर्क्स ऑन सिस्टम अर्थात परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है। इट्स वर्क कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज ऑफ एक्सपांशन, इस कार्य की गणना भी हम एक्सपांशन कार्य के द्वारा कर सकते हैं। और इन कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम इज लेसर देन इनिशियल वॉल्यूम, अंतिम आयतन जो है वो प्रारंभिक आयतन की तुलना में कम होता है। कंप्रेशन में यही होता है, गैस को हम संपीड़ित कर रहे हैं अर्थात अधिक आयतन से कम आयतन की ओर ले जा रहे हैं, तो जो अंतिम आयतन है वो हमेशा कम होगा और प्रारंभिक आयतन हमेशा ज़्यादा होगा, अर्थात V इनिशियल टू V फाइनल, V इनिशियल हमेशा ज़्यादा होगा और V फाइनल हमेशा कम होगा, और V इनिशियल ज़्यादा होगा V फाइनल कम होगा तो क्या होगा, डेल्टा V का मान क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल कम है V इनिशियल ज़्यादा है, अर्थात डेल्टा V का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होने के कारण कार्य भी जो होगा वो हमारा, क्योंकि डेल्टा V का मान ऋणात्मक होगा इसलिए कार्य भी हमारे हमेशा हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, अर्थात संपीड़न में हमेशा हमें नेगेटिव अथवा ऋणात्मक कार्य प्राप्त होता है। अतः सो वर्क ऑफ कंप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, अर्थात संपीड़न का कार्य हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है, बट इट्स वैल्यू इज मच हायर देन द वर्क ऑफ एक्सपांशन, परंतु इस कार्य का मान जो है वह हमेशा एक्सपांशन वर्क अर्थात प्रसार कार्य की तुलना में बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसा कि हमने क्षेत्रफल के द्वारा भी देखा था कि प्रसार कार्य का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम था, और जबकि संपीड़न कार्य का क्षेत्रफल जो कर्व का क्षेत्रफल था वो बहुत ज़्यादा था, एज इट इज़ क्लियर बाय द एरिया ऑफ शेडेड कर्व ऑफ बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, अर्थात जब कंप्रेशन और एक्सपांशन का
जो कर्व देखे थे वो कर्व के द्वारा यह क्लियर हो गया है कि संपीड़न का कार्य, यह कार्य संपीड़न का कार्य है, वर्क ऑफ कंप्रेशन है। और इसका जो शेडेड भाग अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, और किसकी तुलना में, इस प्रसार कार्य की तुलना में प्रसार कार्य का जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये बहुत कम है, क्योंकि इसमें अपोजिंग प्रेशर का मान कम होता है। प्रसार कार्य में हमेशा विरोधी दाब का मान कम होगा तभी गैस प्रसारित करेगी, और जबकि संपीड़न का कार्य होगा उसमें हमेशा अपोजिंग प्रेशर का मान बहुत ज़्यादा होगा, और अपोजिंग प्रेशर का मान बहुत ज़्यादा होने के कारण जो कंप्रेशन का कार्य भी होगा वो ज़्यादा होगा, और इसमें अपोजिंग प्रेशर कम होगा इसलिए एक्सपांशन का कार्य हमेशा कम होगा, और कंप्रेशन में हमेशा कार्य का मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।